वो मोहब्बत भी तुम्हारी थी, वो नफ़रत भी तुम्हारी थी। वो मोहब्बत भी तुम्हारी थी, वो नफ़रत भी तुम्हारी थी। हम अपनी वफ़ा का इंसाफ किससे मांगते? वो शहर भी तुम्हारा था, वो अदालत भी तुम्हारी थी। नमस्कार, मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका दीपक जीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जिस प्रकार से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं दोस्तों, ठीक उसी प्रकार हम लोग झारखंड सीरीज की श्रृंखला को भी लेकर चल रहे हैं। आगामी आने वाले झारखंड के एग्जामों को लेकर हम लोग चल रहे हैं और बहुत बेहतर तरीके से इसकी तैयारी करवाई जा रही है। यदि अभी तक आप लोगों ने शुरू से क्लास नहीं देखा तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है दोस्तों। झारखंड जीएस का जो जितना भी कक्षाएं मैंने पढ़ाई है उसके प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, और मॉडर्न हिस्ट्री की जितनी भी कक्षाएं हमने पढ़ाई है उसके प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। आप जाकर जरूर विजिट करें और देखें और बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त करें, क्योंकि बहुत मेहनत से इसको पढ़ाया जा रहा है। आइए आज हम जानेंगे, हम लोगों ने झारखंड की कला संस्कृति को स्टार्ट किया है और उसके तहत संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था, उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था और मुंडा जनजाति को पढ़ लिया। अब मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ने का समय है दोस्तों। जेपीएससी में बहुत महत्वपूर्ण तरीके से ये पूछा जाता है और इसके अलावा यहाँ से प्रमुख शब्दों से भी क्वेश्चन बनाया जाता है दोस्तों। झारखंड के एक क्लास में मैं आपको प्रमुख शब्दों को भी बता दूंगा जब मैं पूरा संस्कृति पढ़ा दूंगा, कला और संस्कृति पढ़ा दूंगा तब। आइए जानते हैं हम आज मुंडा पढ़ा शासन व्यवस्था के बारे में, जो एक तरह से मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था है जिसे कोल जनजाति के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। आइए जानते हैं मुंडा पढ़ा शासन व्यवस्था के बारे में कि मुंडा पढ़ा शासन व्यवस्था क्या है। अगर मैं मुंडाओं के बारे में सबसे पहले आपसे बात करूं तो मुंडाओं का एकदम सिंपल सा समझने का तरीका है दोस्तों कि जिस प्रकार से उरांव जनजाति को हमने समझाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देखें। जिस प्रकार से हमने उरांव जनजाति को समझाया था कि उरांव जनजाति है वो दक्कन के क्षेत्र से आए और दक्कन के क्षेत्र से आने के पर और उन लोगों ने क्या किया कि छोटनागपुर क्षेत्र में प्रवेश किया और छोटनागपुर क्षेत्र में क्या किया, जंगलों को साफ किया, काटा छाटा और जंगलों को काट छाट कर और एक भूमि का निर्माण किया जिसको भुइंहरी भूमि कहा जाता था, है ना, भुइंहरी भूमि कहा जाता था। और जिन उरांवों ने इस प्रकार का काम किया उनको भुइंहर कहा जाता था, है ना। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों मुंडाओं की भी है यहाँ पर कि मुंडाओं के बारे में कहा जाता है कि ये तिब्बत से आए या तो फिर दक्षिण पश्चिम इलाके से आए और उधर से ये आए और आने के बाद इन्होंने झारखंड में रह रहे असुर जनजाति को हराया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मुंडाओं ने सबसे पहली बार, मुंडाओं का सामना किससे हुआ झारखंड में सबसे पहली बार, तो असुर जनजाति से हुआ। किससे दोस्तों? असुर जनजाति से सबसे पहली बार इनका सामना हुआ और असुर जनजाति को इन लोगों ने पराजित किया, है ना। चूंकि इनकी जनसंख्या ज्यादा थी इसलिए इन्होंने भी क्या किया कि जंगलों को काट काट कर और गांव बसाना शुरू कर दिया और जमीन को खेती योग्य बनाने लगे, है ना। तो याद रखिएगा आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि जिन जंगलों को काटकर भूमि के रूप में परिवर्तित किया गया मुंडाओं के द्वारा, है ना, उसको खुटकट्टी भूमि के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, खुटकट्टी भूमि के नाम से जाना जाता है। और जिन मुंडाओं ने खुटकट्टी भूमि का निर्माण किया दोस्तों उसको खुटकट्टीदार कहा जाता है। मैंने कल के कक्षाओं में पढ़ा रखा है कि खूंट का अर्थ क्या होता है, तो खूंट का अर्थ होता है परिवार, और बेसिकली पूरा परिवार ही खुटकट्टी भूमि का क्या होता था, मालिक होता था। आपको याद रखना है कि मुंडाओं ने जिन जमीनों को साफ किया और उस पर क्या किया, खेती किया, उसको खुटकट्टी भूमि, और जिन मुंडाओं ने ऐसा काम किया उनको खुटकट्टीदार कहा जाता है दोस्तों। याद रखिएगा आप, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ना। आइए अब हम जानते हैं कि जब इनके गांव बस गए तो गांव बसने के बाद शासन व्यवस्था तो जरूरी है। अगर शासन व्यवस्था ही नहीं रहेगा तो वो इसको मार रहा है, उसको मार रहा है, इसको मारपीट कर रहा है ना, कोई सुनने वाला है ही नहीं, है ना। किसी को सुनाने जा रहा बोल रहा जो हम तोर का अथी लियो, खोटा भाषा में था ये दोस्तों, है ना, कि जाओ हम तुम्हारा क्या ले, यहाँ अपना बाल बच्चा से तो टेंशन ही नहीं पा रहे हैं और तुम्हारा टेंशन क्यों ले। तो इस परिस्थिति को टालने के लिए और ये सामंजस्य बैठाने के लिए मुंडाओं ने मुंडा पढ़ा शासन व्यवस्था की निर्माण किया। और मुंडा पढ़ा शासन व्यवस्था है क्या दोस्तों, आइए हम जानते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मुंडा पढ़ा शासन व्यवस्था का सबसे छोटा इकाई होता है ग्राम पंचायत। उसके बाद पट्टी बनता है, कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पट्टी का निर्माण होता है और कई पट्टियों को मिलाकर पढ़ा या परहा का निर्माण होता है। अच्छी तरह से आपको याद रखना है। कैसे?
सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत, उसके बाद पट्टी, कई गांवों को मिला के पट्टी और कई पट्टियों को मिला के पढ़ा पंचायत का निर्माण होता है, पढ़ा का निर्माण होता है दोस्तों, है ना। अब थोड़ा सा बात करें पढ़ा के बारे में और पट्टी के बारे में और ग्राम पंचायत के बारे में। तो सबसे पहले देखिए इधर की ओर प्रमुख लोग लिखे हैं जो पढ़ा पंचायत के प्रमुख होते थे, या तो फिर ग्राम पंचायत के प्रमुख होते थे या पट्टी के प्रमुख होते थे। तो आपको याद रखना है बेसिकली कि ग्राम पंचायत के प्रमुख को मुंडा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मुंडा कहा जाता था। और पट्टी के प्रमुख को मानकी कहा जाता था और पढ़ा के प्रमुख को पढ़ा राजा कहा जाता था। बेसिकली थोड़ा सा ध्यान में रखना है यहाँ पर कि देखिए मुंडाए अपने गांव को हाथू कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों? अपने गांव को हाथू कहते थे। और बेसिकली मुंडा को वो हाथू मुंडा कहते थे, यानी हाथू का मतलब ग्राम पंचायत और मुंडा का मतलब प्रधान, यानी जो ग्राम पंचायत का प्रधान है वही हाथू मुंडा है। आपको याद रखना है, कभी क्वेश्चन पूछेगा कि मुंडा अपने गांव को क्या कहते थे तो हाथू कहते थे और हाथू मुंडा यानी ग्राम पंचायत का प्रधान, है ना। याद रखना आपको। अब बेसिकली यहाँ पर आप समझिए कि कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पट्टी बना और कई पट्टियों को मिलाकर पढ़ा बना, यानी कि पढ़ा इसमें सबसे सर्वोच्च संस्था होती थी। अगर हम बात करें आज के जैसा तो सबसे बड़ा न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, यानी इसका अर्थ हुआ कि सबसे बड़ी कानून बनाने की संस्था भी पढ़ा पंचायत, है ना। सबसे बड़ा न्याय सुनाने का भी स्थान पढ़ा पंचायत, सबसे अधिक, है ना, कानून को लागू करवाने का भी जिम्मा किसका होता था? पढ़ा पंचायत का ही होता था। और इसके प्रमुख पढ़ा राजा होते थे। यहाँ पर एक बहुत ही बारीक पॉइंट याद रखना है, यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक पॉइंट याद रखना है दोस्तों आपको कि ये अच्छा पॉइंट क्या है कि पढ़ा राजा का पद वंशानुगत नहीं होता था। क्या नहीं होता था? पढ़ा राजा का पद वंशानुगत नहीं होता था, इसको वोट देकर चुना जाता था, वोट के मध्य से चुना जाता था पढ़ा राजा का पंचायत। पढ़ा राजा का जो पद होता था वो वंशानुगत नहीं होता था। जैसे वंशानुगत आप समझे कि मेरा बेटा जो होगा वो मेरे बाद राजा बनेगा, फिर उसके बाद उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, इसी को कहते हैं वंशानुगत पद का जाना, है ना। लेकिन पढ़ा राजा में वंशानुगत पद को नहीं रखा गया, बोला कि नहीं पढ़ा राजा को हम चुनेंगे और पढ़ा राजा को चुनेंगे दोस्तों, और पढ़ा राजा को चुनने के बाद आगे के जो भी पद होंगे ना वो सारे के सारे वंशानुगत होंगे। आप देख लीजिए मुंडा भी वंशानुगत होगा, मानकी भी वंशानुगत होगा और पढ़ा के जितने भी सहायक होंगे वो सारे के सारे वंशानुगत ही होंगे, लेकिन सिर्फ पढ़ा राजा ही वंशानुगत नहीं होगा दोस्तों, याद रखिएगा इस चीज को आप, है ना। अब थोड़ा सा यहाँ पर समझ ले कि पढ़ा राजा और जो मानकी है इसको टैक्स वसूलने का अधिकार नहीं था, टैक्स इनको नहीं मिलता था, यानी किसी भी प्रकार का, जिस प्रकार से हम लोगों ने देख रहे हैं कि राजस्व वसूलने का अधिकार न पढ़ा राजा को है और न ही मानकी को है, आपको याद रखना है। लेकिन मुंडा को राजस्व वसूलने का अधिकार होता है दोस्तों। आइए हम जान लेते हैं थोड़ा सा कि मुंडा का कार्य क्या होता है यहाँ पर। तो देखिए मैंने बताया था कि इसका पद वंशानुगत होता है और ये गाँव के विधि व्यवस्था को बनाए रखता है ना। समझिएगा इस बात को कि गांव की विधि व्यवस्था का मतलब ये राजस्व भी वसूलता है, यानी कि लगान भी वसूलने का अधिकार मुंडा को होता है। लेकिन मुंडा को होता है, लेकिन पट्टी के मानकी को नहीं होता, पढ़ा के पढ़ा राजा को नहीं होता, है ना। देखिए जब उच्च संस्था के पास जब राजस्व वसूलने का अधिकार ना हो तो उसको हम लोग राज व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, बल्कि उसको सहकारी व्यवस्था करते हैं। क्योंकि देखिए आपको राजस्व वसूलने का अधिकार तो दिया नहीं गया, है ना, तो आप राज व्यवस्था कैसे कहेंगे? तो राज व्यवस्था नहीं कहा जाएगा। तो आपसे जब भी पूछे कि मुंडा पढ़ा शासन व्यवस्था कैसी व्यवस्था है तो सहकारी व्यवस्था है दोस्तों, इसको सहकारी व्यवस्था हम कर सकते हैं। अब देखिए पढ़ा के सहायता के लिए, है ना, पढ़ा की सहायता के लिए आपको याद रखना है कि 5 पदों का सृजन किया गया। दीवान, ठाकुर, पांडे, कर्ता और लाभ, है ना। देखिए दीवान मंत्री होते थे, ठाकुर पढ़ा राजा के सहायक होते थे, पांडे दस्तावेजों का रखरखाव करते थे, जो पढ़ा राजा न्याय सुनाए या फैसला दिए या सामाजिक संगठन बनाए, इस प्रकार से उनके दस्तावेजों का फैसला कौन करते थे? पांडे करते थे। कर्ता का बात करें तो ये कर्ता जो होते थे वो पढ़ा राजा के पालक एक तरह से होते थे, यानी कि पढ़ा राजा के क्या होते थे? दैनिक कार्यों का ब्यौरा रखते थे कि पढ़ा राजा को किस चीज की आवश्यकता आज है, पढ़ा राजा को किस चीज की
की आवश्यकता कल होगी, पढ़ा राजा को किस चीज की आवश्यकता परसों होगी, इसका ब्यौरा रख लेते हैं। लाल बाग को बड़ा अच्छे से यहाँ पर ध्यान रखना है कि लाल इनका वकील होता था। जैसे कि आप समझिए दोस्तों, है ना, कि अगर केंद्र सरकार पर कोई भी मुकदमा किसी भी न्यायालय में जाता है, आपको पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाया जाएगा, तो केंद्र सरकार पर कोई भी मुकदमा अगर आपको होता है तो उसको केस लड़ने के लिए अटॉर्नी जनरल जाते हैं कि नहीं जाते, है ना। इसी तरह से पढ़ा राजा एक उच्च पद है ना, और पढ़ा राजा हर जगह तो पहुंच नहीं सकते हैं, इसलिए पढ़ा राजा के बातों को रखने के लिए लाल का गठन किया गया, लाल एक पद का सृजन किया गया, जो वकील होता था पढ़ा राजा की बातों को रखता था। आपको बेहतर तरीके से याद रखना है यहाँ पर दोस्तों कि इस पूरे शासन व्यवस्था में सिर्फ पढ़ा राजा ही वंशानुगत नहीं है, बाकी मानकी वंशानुगत है, मुंडा वंशानुगत है, दीवान वंशानुगत है, ठाकुर वंशानुगत है, पांडे वंशानुगत है, कर्ता वंशानुगत है और लाल वंशानुगत है। अब थोड़ा सा उनके कार्य के बारे में समझिए दोस्तों, तो कार्यों के बारे में समझिएगा कि इनका पद वंशानुगत होता है, मुंडाकार गाँव के विधि व्यवस्था को बनाने में सहायक होते हैं, मैंने पहले समझा दिया इसको, है ना। मानकी के बारे में बात करें तो इनका भी पद वंशानुगत होता है। देखिए ये मुंडा के द्वारा जो नहीं सिद्ध किए जा सकते, यानी मुंडा के द्वारा जिस फैसले पर अमल नहीं किया जा सकता, है ना, वो फैसला सीधा सीधी मानकी के पास चला जाता है। जैसे कि आप समझ लीजिए, इसका सीक्वेंस आप समझिए कि ये जिला न्यायालय है, ये उच्च न्यायालय है और ये सर्वोच्च न्यायालय, यानी सबसे बड़ी संस्था है पढ़ा, है ना। याद रखिएगा कि जो मुंडा नहीं सॉल्व कर पाए वो मानकी के पास जाएगा, और जो मानकी नहीं सॉल्व कर पाते हैं वो सर्वोच्च संस्था के पास जाती है, पढ़ा के पास जाती है, जिसका प्रधान कौन होता है दोस्तों, पढ़ा राजा होता है। ये गांव-गांव के बीच का विवाद खत्म करते हैं, या तो फिर किसी को क्या करना हो, सामाजिक बहिष्कार करना हो, समाज में फिर से लौटाना हो, या तो फिर किसी भी प्रकार का उच्च कोटि का न्याय देना हो, है ना। सबसे बड़ी न्यायिक, सबसे बड़ी कार्यपालिका और सबसे बड़ी विधायिका संस्था यही है मुंडाओं की, है ना। अगर मैं इसको शब्दों में समझा दूं तो विधायिका का अर्थ होता है सबसे बड़ा कानून बनाने का भी संस्था यही है, सबसे बड़ा कानून लागू करने का भी संस्था यही है, और सबसे ज्यादा न्याय देने का भी संस्था यही है। इससे बड़ा न्यायिक फैसला और मुंडाओं में कोई भी नहीं ले सकता, न मुंडा ले सकता है, न मानकी ले सकता है ना। आइए दोस्तों, अब हम समझेंगे कुछ प्रमुख शब्दों के बारे में लिखे तो अखड़ा, है ना। अखड़ा क्या है इनमें, अखड़ा देखिए बेसिकली क्या होता है, अखड़ा पंचायत स्थल भी होता है ना, अखड़ा पंचायत स्थल भी होता है और अखड़ा सांस्कृतिक स्थल का केंद्र भी होता है। यानी कहने का अर्थ हुआ कि अखड़ा में नाच गान भी होता है, इनके पारंपरिक जो नृत्य है, लोकगीत है, वो भी होता है, और अखड़ा में पंचायत स्थल भी है, पंचायती भी वहीं पर ही होती है, पढ़ा है ना। अब ऐसा आप लोग मत सोच लीजिएगा कि पढ़ा वहाँ पर पंचायती कर रहा है, इधर से कोई गया और पूरा डिडिक ढोल बाजे मांदर बाजे गाना बजा बजा कर पूरा नाच रहा है, ऐसा संभव नहीं है दोस्तों, है ना। इसका अलग अलग समय होता है। जैसे कर्मा में आप देखते हैं कि झूमर नाचता है जो कर्मा के गाछ के अगल बगल में, ये ज्यादा प्रसिद्ध है हमारे झारखंड में, है ना। तो वो हुआ एक तरह से, उसको भी अखड़ा ही बोला जाता है, ये सांस्कृतिक स्थल का केंद्र होता है, और उसी स्थल पर एक प्रकार से क्या होता है, पंचायती भी बैठता है, पंचायत स्थल भी होता है। अब देखिए विशेष करके इसमें पाहन के बारे में जानना है, ये धार्मिक प्रमुख होते हैं। अब पाहन से आपको 2-3 बातें इससे रिलेटेड आपको याद रखनी है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, कि पाहन में देखिए पाहन का जो सहायक होता है वो 2 होते हैं, एक महतो और दूसरे होते पुजारी या पगभारा। अब समझिए इन दोनों सहायकों का काम करता है। महतो क्या करता है कि पाहन के द्वारा दिए गए जो धार्मिक संदेश होते हैं, है ना, कि आज ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, गाँव वालों तक पहुँचाते हैं, ये संदेश वाहक का काम है ना। और देखिए महतो का काम संदेश वाहक का होता है, और पुजारी और पगभारा क्या होते हैं, ये एक प्रकार से आप समझ लीजिए कि पंडित जी के साथ उनका छुटका लड़का नहीं होता है, जो ज्यादा पूजा वूजा हो गया दिवाली में, आप पंडित दोनों को देखिएगा क्या करेगा, दिवाली में 15 मिनट का पूजा करवा कर निकल देगा। बताइए हम लोग क्या पूजा होता है बोले मोलिदा का बनना है, मोलिदा का बनना तब बोल रहा है आरती की लूट चाहिए। बताइए ना, कोई मंत्र पढ़ना कुछ किया तो मोलिदा का बना कलश स्थापना हुआ, मंत्र की लूट चाहिए। इतना खतरनाक कॉन्टेक्ट होता है लक्ष्मी जी से, तुरंत 15 मिनट में पूजा संपन्न, है ना। तो आप समझिए कि तो पंडित जी के साथ जो छुटका लड़का नहीं जाता है, जो केला वाला सब झोला वोला में रख लेता है, बस उसी तरह से पुजारी का पगभारा है, किसका, पाहन का, इसका सहायक होता है, इनके पूजा पाठ की क्रिया में सहायता करते हैं। याद रखिएगा इसको। अब देखिए 2 चीज समझना, भूत क्रेता और डाली कटाई, है ना। आप पहले समझ लीजिए डाली कटाई, है ना। डाली कटाई एक प्रकार का लगान मुक्त भूमि होता है जो पाहन को दिया जाता है ना। पाहन को क्यों दिया जाएगा भाई, तो इनके किए गए धार्मिक कार्यों के कारण, इनके किए गए
बलि उलि जो दिलवाता है, जो बकरा का बलि, भेड़ का बलि, जो भी बलि पड़ता है इनके दिए गए बलि के कारण, है ना। यानी इनके कार्यों के प्रति इनको एक तरह से मेहनत करने के लिए पढ़ा राजा क्या आवंटित करते हैं, इनको दागी कटारी भूमि पर आवंटित करते हैं। उस पर किसी भी प्रकार का लगान नहीं लगता, किसी भी प्रकार का उपज का हिस्सा नहीं लगता। लेकिन यहाँ पर भूतकेता को समझना आपको जरूरी है दोस्तों कि भूतकेता क्या है। बेसिकली देखिए ये इनकी संस्कृति से जुड़ा हुआ मसला है ना। आज भी देखिए क्योंकि आज भी आदिवासी जो है मैक्सिमम आदिवासी, है ना, थोड़े बहुत जो आदिवासी रह गए हैं दोस्तों, है ना, मैक्सिमम तो खैर शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ गए हैं, मुंडाओं में कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। लेकिन कुछ कुछ जो आदिवासी या तो फिर कितनों शिक्षा में आगे बढ़ जाए, व्यक्ति को अपना संस्कृति नहीं भूलना चाहिए दोस्तों, है ना। आज अपनी संस्कृति भूल करके, है ना, बड़े बड़े नाम को छोटा छोटा बना दे रहे, है ना। आज क्या करते हैं लोग, स्टूडेंट पढ़ने वाले, है ना, प्रेम मोहब्बत के चक्कर में पड़ गए और बढ़िया बढ़िया नाम को छोटा छोटा बता देते हैं। दीनानाथ को दीनू, है ना, गोकुल को गोकू। बताइए गोकुल कितना बढ़िया नाम है, गोकू बना दे रहा उसको, है ना। इस तरह से डर तो तब लगता है कि एकदम कभी न कभी लोग प्रेम मोहब्बत करने वाले लोग हैं, उन लोग कहीं गोबर को गोबू ना बोलने लगता है, ओहो गोबू, तुमको कितना देर से कोई उठाया नहीं है ना। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार से आदमी को अपनी संस्कृति को खोना नहीं चाहिए। आज हम लोग क्या मानते हैं, फैशन का दौर चल रहा है। फैशन हम लोग किसको मानते हैं, फैशन आज देखिए फैशन, है ना, जो जितना ज्यादा छोटा कपड़ा पहनेगा उतना ज्यादा फैशन, समझिए, उतना ज्यादा फैशन, खतरनाक किस्म का फैशन। जितना छोटा कपड़ा उतना ज्यादा फैशन। इस हीरोइन ने पहना इतना छोटा कपड़ा, छा गई पूरे फिल्म फेस्टिवल में। अरे ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति क्या है दोस्तों, हमारी संस्कृति है जो हमारी भारतीय संस्कृति है। आज भारत की संस्कृति को दुनिया बनानी है, संस्कृत के विश्वविद्यालय खोल रहे आदमी क्या इंग्लिश सीखने में लगे हुए, है ना। अगर छोटा कपड़ा पहनना ही फैशन है और बोल्ड होने का निशानी है ना, तो जानवर से बड़ा तो बोल्ड कोई नहीं है दोस्तों, वो तो कुछ भी नहीं पहनते थे, है ना। तो याद रखिए कि इन लोगों ने अपनी संस्कृति को खोया नहीं और भगवान से अभी भी इनको डर रहता है। सबको डर होना चाहिए, सबके दिल में इज्जत होना चाहिए उस अलौकिक शक्ति के प्रति जिसको कोई नहीं देखा है, लेकिन फिर भी एक शक्ति है दोस्तों जो दुनिया को चला रही है ना। आप समझिए इस बात को कि यहाँ पर भूतकेता क्या होता है, कि भूतकेता अभी भी मुंडाओं का मानना है, मुंडा गाँव के लोगों का मानना है ना, कि भूत प्रेत होते हैं, आपके पूर्वज हो गए या तो फिर और भी कोई हो गए, उन भूत प्रेतों को शांत करने के लिए पाहन को बुलाया जाता है। और पाहन जब भूत प्रेत को शांत करते हैं, बलि उलि दे करके शांत करते हैं, है ना, तो सम्मान स्वरूप उनको क्या किया जाता है, भूतखेता प्रदान किया जाता है। अब भूतखेता से होगा क्या कि भूतखेता में का पाहन को मिलेगा तो पाहन का 3 तल्ला बिल्डिंग बना के और लॉज बना के और का दे देगा, लोगों को दे देगा रहने के लिए 2000 रुपये महीने दीजिए, नहीं, है ना। भूतखेता में क्या होगा दोस्तों कि ये उपज करेगा, वहां से जो भी पैसा आएगा दोस्तों या वहां से जो भी अनाज आते थे उन अनाजों में से एक हिस्सा तो पाहन रख लेता था और बाकी के हिस्से क्या लगा देता था, वैसे भूत प्रेत को खुश करने में, भूत प्रेत की बलि देने में चढ़ा देता था, है ना। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर, आपको बेहतर तरीके से इसका नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं। आशा करते हैं कि आपको मुंडा पढ़ा शासन व्यवस्था बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। और यदि कुछ शिकायत है उनसे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और बेहतर तरीके से इसकी पढ़ाई करें दोस्तों। मैं हमेशा आपके साथ हूँ और आगे भी रहूँगा और रेगुलर क्लासेस आपकी जाएगी मॉडर्न हिस्ट्री की और झारखंड की। यदि आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो आप डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाएं और वहाँ पर सारी चीज़ों का लिंक दिया हुआ है, झारखंड क्लासेस का भी लिंक और मॉडर्न हिस्ट्री का भी लिंक। धन्यवाद, दुआओं में याद रखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।